अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट आज हम 13th लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो कि पार्ट 2 है हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिस्कस करेंगे कि टाइम पीरियड के ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर हमें लोन चाहिए हो तो हम किस तरह से लोन को अरेंज करेंगे, या पैसे चाहिए हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए तो हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अच्छा, अब ये जो लंबा टाइम पीरियड है ये कौन सा, वो 1 साल तक के लिए था। अब ये जो है ये मोर देन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स तक के लिए जो लोन्स हमें चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए हम सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होता क्या है। So long-term finance is a form of financing that is provided for a period of more than 1 year। 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस को अरेंज करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए। उसके लिए जो हम पैसा अरेंज करेंगे, जिस मेथड से यूज़ करेंगे, उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है पर्पज़। इसको करने का पर्पज़ क्या है या लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मकसद क्या है। सबसे पहली बात तो आपने माइंड में ये रखनी है कि जब भी कंपनीज जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करते हैं तो उनके माइंड में पहली बात ये आती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं। कोई नया प्लांट लगाना चाह रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज करना चाह रहे हो, कोई नया यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई न्यू मार्केट डेवलप करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, या एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उसको कुछ डेवलपमेंट करना चाह रहे होते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। फिर हमारे पास है फाइनेंस मैनेजमेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, ठीक है। जो परमानेंट पार्ट रहेगा, एक तो वर्किंग कैपिटल वो है ना जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने के लिए यूज किया जाता है, और एक वो होगा कि जो परमानेंट पार्ट होगा कि जो जरूरी है बिजनेस के अंदर उतना पैसा होना। फिर है टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। सो दैट हम मूव करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स। इन डिटेल हम कवर कर रहे हैं इसको। फैक्टर्स को क्या होते हैं? फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि फाइनेंसिंग नीड को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड को, ज़रूरत को, या किस तरह के बिजनेस के लिए, किस तरह की चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, उनको हम फैक्टर्स का नाम दे दिया यहाँ पे। तो फैक्टर्स क्या हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस नेचर का है, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, या हमें पता होगा कि इस टाइप का बिजनेस है और इसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। फिर नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं। ऐसी गुड्स हैं जो साल चलने वाली हों, जो फिक्स्ड एसेट्स हों, कार मैन्युफैक्चर्स की जा रही हैं, बिल्डिंग्स बना के कोई अदारा दे रहा है, कोई जहाज मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो बना के दे रहा है। तो नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है वो कौन सी हो रही है। फिर टेक्नोलॉजी यूज़, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए। अगर तो आम सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसके अंदर, तो उसके लिए तो इतना फाइनेंस नहीं चाहिए। और अगर कोई हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम जो है वो फाइनेंस को अरेंज करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं बेसिकली जो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। ये तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम मेजर सोर्सेज की बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के सोर्सेज हैं, जिस तरह शॉर्ट टर्म सोर्सेज थे इसी तरह से लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे पास जो हैं सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं शेयर्स। शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फिर हमारे पास है डिबेंचर्स, उसके बाद फिर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है, फिर हमारे पास जो है वो टर्म लोन है और डिफर्ड क्रेडिट है। ये 5 चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं। इसको हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज अपने लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स की। इसकी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? पहले बात तो शेयर एक हिस्से को भी कहते हैं, एक पार्ट को कहते हैं, एक यूनिट को कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। कंपनी के जब कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये एक शेयर बन जाता है, ठीक है, उसके कैपिटल को डिवाइड करने के बाद। तो अब ये देखते हैं कि मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि जो शेयर्स होते हैं ये मेजर सोर्स होते हैं या मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए,
फिर इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो रजिस्टर्ड होंगी, SECP से रजिस्टर्ड होंगी, जो भी अदारा जिस भी कंट्री में काम करता है उससे उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसके शेयर्स मार्केट के अंदर तभी ट्रेड हो सकते हैं। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके सिक्योरिटीज के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड नहीं होते। कंपनीज एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड होती हैं बाकायदा, फिर उनके शेयर जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, तो उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी बोलते हैं। पर्सन होल्डिंग शेयर, जिस बंदे के पास शेयर्स हैं वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर। ठीक है, पर्सन होल्डिंग शेयर्स कॉल्ड शेयर होल्डर, उसको हम शेयर होल्डर कहेंगे जो शेयर्स रखता है। अच्छा, किसी लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर का डिफरेंस भी एक्सप्लेन करूंगा। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स हो गए, टाइप्स ऑफ शेयर्स दो तरह की होती हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, इसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, जो रेजिडुअल वैल्यू रखते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, जो जिसको कहते हैं कि वो सबसे पहले जो उसको रिस्क लेते हैं वो आप हमारे पास जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। डू नॉट इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स, ये उसके कुछ फीचर्स कह लें जो हमने यहाँ पे नोट किए हैं कि ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते। ठीक है, मतलब कि जब भी प्रेफरेंस नहीं मिलती, जब भी डिविडेंड डिवाइड करना है कंपनी ने, जब भी कंपनी खत्म होगी, लिक्विडेट होगी, तो कंपनी पहले पैसे भी इनको पे नहीं करेगी, तो ये प्रेफरेंशियल राइट इनके पास नहीं होते। नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, इनका कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी नहीं होता। अगर कंपनी को एक साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अगर हो गया तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ज्यादा हो गया तो ज्यादा मिल जाएगा, कम हो गया तो कम ही मिल जाएगा। फिर है टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ये कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी काम हो रहे होते हैं उसमें ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर कैरी मोर रिस्क, अच्छा ये रिस्क ज़्यादा बियर करते हैं, क्योंकि अगर तो एक साल प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को मिलेगा, अगर इनको मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिस्क ज़्यादा होता है इनके अंदर कि जो है वो अमाउंट इनकी जो है वो जब प्रेफरेंस शेयर्स इनके पास नहीं होते तो फिर क्या होता है कि जब कंपनी खत्म होती है तो तब भी इनको एंड पे जाके मिलता है, तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें अर्निंग भी ज़्यादा है इनकी। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं, ये परमानेंट बेसिस पे होते हैं, एक दफ़ा बाय कर लिए जाते हैं तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब तक कंपनी चलती है ये चलते रहते हैं। फिर वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट का मतलब कि ये शेयर होल्डर को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करने हैं उसमें भी वोटिंग राइट पार्टिसिपेट करते हैं, वोट दे सकते हैं, इनके पास वोटिंग पावर होती है। फिर नो फिक्स डिविडेंड, इनको कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है, कोई फिक्स रेशो नहीं है इनकी। फिर हमारे पास है रिटेन्ड अर्निंग, ये जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है डिविडेंड, तो वो डिविडेंड डिवाइड करने के बाद कुछ प्रॉफिट जो है उसको रिजर्व के तौर पर रख लेती है ताकि उससे फ्यूचर में कोई ना कोई चीज़ परचेज की जा सके, किसी रिसर्च पे लगाया जा सकते या कोई भी प्लान नया लगा सके, कुछ भी कंपनी उसको रिजर्व के तौर पर रख लेती है, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो ये दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस उसका नाम भी बता रहा है कि प्रेफरेंस दी जाती है, जब भी कंपनी डिविडेंड डिवाइड करेगी, प्रॉफिट डिवाइड करेगी तो उसको क्या करेगी, प्रेफरेंस दी जाएगी जो जिनके पास ये प्रेफरेंस शेयर होंगे। अगर कंपनी वाउंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, खत्म होती है, तो क्या करेगी कंपनी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को अपने डेट होल्डर्स को पे करने के बाद फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे पे कर देती है। तो इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स के, ये रह गए थे। ये है इरडीमेबल, ठीक है, और लिमिटेड इनकम। और सबसे पहले इरडीमेबल की बात करें तो ये जो हमारे पास ये इक्विटी शेयर्स हैं ये इनकी कोई ऐसी रेशो डिफाइन नहीं की जाती कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये रिडीम कर लिए जाएंगे या बाय बैक कर लिए जाएंगे। ये एक दफ़ा खरीद लिए जाते हैं तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलते हैं साथ, तो ये इरडीमेबल होते हैं, इसको बाय बैक नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने अपनी लाइफ टाइम पीरियड के अंदर इसको जो है वो पैसे पे नहीं करने होते जिन्होंने ये खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, जब कंपनी खत्म होती है तो तब उसके बाद जाके देखी जाती है। फिर लिमिटेड इनकम, इनकम लिमिटेड होती है क्योंकि कंपनी सारे पैसे डिविडेंड के तौर पर डिवाइड नहीं करती, कुछ रिजर्व के तौर पर अपने पास रख लेती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिमिटेड इनकम। ऑब्स्टेकल्स इन मैनेजमेंट, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये मैनेजमेंट में जब पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट में अपना रोल परफॉर्म करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आती रहती हैं जिसको फेस करना पड़ता है कंपनी को, तो इस वजह से भी ये उसका डिसएडवांटेज कहलाता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रह गए हैं जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की
कॉमन शेयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्विटी शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स इस तरह के शेयर्स होंगे जैसे कि आपको नेम से भी बताया है कि प्रेफरेंस दी जाती है, उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस होगी। प्रेफरेंस किस में होती है? प्रेफरेंस उनको होती है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है या वाउंड अप होती है तो सबसे पहले जो कंपनी पे करती है वो डेट होल्डर्स को पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, ठीक है। फिर जब जो डिविडेंड डिवाइड करती है तो तब भी सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है। तो इसलिए हम इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स इनको दिए जाते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स। किस पे? जो इक्विटी स्टॉक होल्डर्स हैं उन पे जो है वो उनकी निस्बत इनको प्रेफरेंस दी जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ डिविडेंड, और जब भी कंपनी वाउंड अप होती है या लिक्विडेट होती है तो उस सूरत में, ठीक है। तो अब इसकी बात करें कि वो जो राइट्स हैं जो देती है प्रेफरेंस शेयर्स को, वो कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। सबसे पहला राइट तो ये रिसीविंग डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, इनको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है, जबकि कॉमन स्टॉक वालों को ऐसा नहीं मिलता। गेटिंग बैक द कैपिटल, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो इनको इनका कैपिटल सबसे पहले जो है वो दे दिया जाएगा, इक्विटी शेयर से पहले दे दिया जाएगा। सेफ होते हैं इन्वेस्टमेंट में, इनको प्रॉफिट, इनको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। कंपनी को जो है वो अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी इनको प्रॉफिट देगी, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर दे देगी। लेकिन ये सेफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इनको प्रॉफिट भी मिलेगा और इनको पैसे भी एट द एंड मिल जाते हैं कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो। फिर रेगुलर डिविडेंड, इनको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिलता है। इस तरह होता है कि अगर कॉमन स्टॉक को इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक दफ़ा डिविडेंड एक साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा, या उससे अगले साल नहीं मिला, मतलब उनका इतना नहीं है जितना जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना पड़ता है। ये अगर एक साल नहीं दिया तो अगले साल अगर कॉम्युलेटिव डिविडेंड है तो आपको प्लस करके देना पड़ेगा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो दीज आर द राइट्स दैट प्रेफरेंस शेयर्स हैव। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे जो मेन एडवांटेज ये है कि एक तो फिक्स डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर कम्युलेटिव डिविडेंड मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युलेटिव डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर एक साल शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल पिछले साल का भी जमा करके उसको जो है वो दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कम्युलेटिव डिविडेंड, ठीक है। 2 साल का डिविडेंड इकट्ठा मिलेगा। फिर है रिडेम्पशन, फिर पार्टिसिपेशन। अच्छा, इसको रिडीम किया जा सकता है, रिडीमेबल। कुछ प्रेफरेंस स्टॉक इस तरह के होते हैं कि उनको कंपनी अपनी लाइफ टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही जो लंप सम अमाउंट है वो वापस पे बैक कर देती है, कैश उनको दे देती है, वो रिडीमेबल भी होते हैं ये। फिर पार्टिसिपेशन, कुछ जो स्टॉक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेशन भी होती है। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि अगर कंपनी को फिक्स डिविडेंड के अलावा कंपनी को प्रॉफिट हुआ, फिक्स डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके अलावा जो कॉमन स्टॉक होल्डर को देने के बाद जो बच गया उसमें से भी कुछ रेशो के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस, जो सरप्लस डिविडेंड होगा उसमें से भी इनको दो दिया जाएगा पार्टिसिपेशन, अगर उनके पास पार्टिसिपेशन वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो। अगर कन्वर्टिबल हैं तो कन्वर्टिबल का मतलब ये है कि ये कुछ खास टाइम पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये कॉमन स्टॉक के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन स्टॉक की जो भी रेशो डिसाइडेड होगी वो इनको मिल जाएगी अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स हैं। फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसमें आपको एक्सपेंसिव ज़्यादा है, ये आपको ज़्यादा बेयर करना पड़ता है, डिविडेंड भी फिक्स देना पड़ता है और कुछ इसकी लिमिटेशन भी है कि आपको पे करनी ही करनी है, तो ये एक्सपेंसिव सोर्स है। नो वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ये मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिस तरह कॉमन स्टॉक कर सकता है। फिर फिक्स डिविडेंड है। अब इसका डिसएडवांटेज हम ये भी कंसीडर करते हैं कि सिर्फ फिक्स ही डिविडेंड मिलेगा, अगर ये जो पार्टिसिपेशन वाले प्रेफरेंस स्टॉक नहीं है तो इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, फिक्स डिविडेंड ओनली। इसके अलावा जो है वो डिविडेंड नहीं रिसीव कर सकते। अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी इनको नहीं पे करेगी, ठीक है, वो जितना फिक्स है उतना ही पे करेगी। फिर परमानेंट बर्डन है कि पे करने ही करने हैं ये वाले, इनका जो डिविडेंड पे करना ही करना, तो एक परमानेंट बर्डन बन जाता है कंपनी के ऊपर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की मैं बात करूं, मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब ये है कि अगर एक साल कंपनी को डिविडेंड नहीं मिला तो पिछले उससे नेक्स्ट ईयर जो है पिछले साल का डिविडेंड मिला के कंपनी को मिलेगा, वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक होते हैं। जिनके पास ये वाले स्टॉक्स होगा प्रेफरेंस शेयर्स का उनको मिलेगा। जिसके पास नॉन कम्युलेटिव है उसको अगर एक साल नहीं मिला तो अगले साल में उसको पिछले साल का प्लस करके नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही साल का डिविडेंड उसको मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। इसको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बड़े गौर से सुनिएगा।
रिडीमेबल और इररिडीमेबल, जो मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम पीरियड में ही जो जिनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे अपनी लाइफ टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही उनको वापस कर देगी, उनको उनकी अमाउंट जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वापस कर देगी। इन केस ऑफ इररिडीमेबल जो होते हैं, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जितनी उसकी लाइफ है उसमें ये वापस नहीं करती, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब जाके उनको जो है वो अमाउंट मिलेगी उनकी, उससे पहले ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर को पेमेंट नहीं मिलती। फिर पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, फिक्स्ड डिविडेंड के अलावा वो अपना जो अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उसमें से भी कुछ रेशो के अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनके पास है उनको सिर्फ फिक्स ही रेशो के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर एक रह गई है, वो होती है कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। अब ये कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल क्या है? जो कन्वर्टिबल होंगे एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो है ये कॉमन स्टॉक में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम पे जैसे कि 10 साल का अरसा उसमें ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्होंने एंजॉय किया, उसके बाद ये कॉमन स्टॉक होल्डर में चेंज हो जाएंगे। ये जब आप प्रेफरेंस स्टॉक खरीदते हैं तो उसी वक्त ये डिसाइड होता है कि ये कौन सा स्टॉक आप खरीद रहे हैं। फिर जो नॉन कम्युलेटिव होंगे ये जो है ये चेंज नहीं होते, ये कन्वर्टेबल नहीं होते, ये जो प्रेफरेंस स्टॉक है तो ये प्रेफरेंस स्टॉक ही रहेगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इसमें चेंजेस नहीं आती। तो ये हमारा प्रेफरेंस स्टॉक भी कवर हो गया। ये है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें हमने शेयर्स को डिस्कस किया, जिसमें इक्विटी शेयर्स की टाइप को, इक्विटी को और प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके थ्रू हम जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। ये सोर्स है जिससे हम जो है अपना फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स जो हमारे पास है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ लोन, एक टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जो इशू किया जाता है। मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज। इसको लार्ज कंपनीज इशू करती हैं, लार्ज कंपनीज इसको यूज करती हैं टू बोरो एट फिक्स्ड रेट, उधार लेने के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो ये डिबेंचर इशू करती हैं और अब पैसा जो है वो रिसीव करती हैं फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जिनके पास ये डिबेंचर होगा, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे, शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। क्रेडिटर्स होंगे कि इन्होंने उधार दिया हुआ कंपनी को, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर है डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। अब इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता जिस तरह शेयर होल्डर के पास होता है। ये कंपनी में कोई वोटिंग राइट नहीं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये जस्ट क्रेडिटर्स हैं कंपनी के। डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं क्योंकि इनकी बैक पे कोई ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी पड़ी होती है कि अगर कंपनी वाउंड अप होती है, ख़त्म होती है, नुकसान होता है तो उसको सूरत में कंपनी के जो सिक्योरिटी रखवाई होती है उसको सेल आउट करके ये डिवेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है। इफ़ दे आर, अगर वो इस तरह की सिक्योरिटी है कि जिसकी बैक, ऐसा डिवेंचर इसकी बैक पे कोई सिक्योरिटी अवेलेबल है तो, अदरवाइज ये सिक्योर नहीं है। फिर रीपेबल आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये एक टाइम पीरियड होता है, एक टर्न्योर होता है, खास टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है डिवेंचर का, उसके बाद ये जो है वो पे किया जाता है, ठीक है, वो जितना भी टाइम हो सकता है, 10 साल हैं, 15 साल हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वही है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लंबे टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें। प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये पीछे से कोई सिक्योरिटी अवेलेबल होगी तो ये प्रोटेक्ट होता है, सेफ होता है। डिसएडवांटेजेस में नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं है, हाई रिस्क होता है। अगर ऐसा डिबेंचर है जिसकी बैक पे कोई सिक्योरिटी नहीं है तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं कहलाएंगे। ये कंपनी को सिर्फ इन्होंने उधार दिया है और बस ये क्रेडिटर्स की हैसियत रखते हैं। फिर हमारे पास है टाइप्स इसकी, डिवेंचर की टाइप्स। डिवेंचर हमारे पास कन्वर्टिबल होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल या इररिडीमेबल। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो होंगे जो खास टाइम पीरियड के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉमन स्टॉक के अंदर, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन कन्वर्टिबल ऐसा डिबेंचर जो कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ डिबेंचर ही रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी। एंड देन द रिडीमेबल, जो कंपनी रिडीमेबल के कंपनी अपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम पीरियड, इनकी जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड जब हो जाएगा, अगर 10 साल के लिए हैं तो 10 साल बाद कंपनी जो है इनको लमसम पे कर देती है जितना डिबेंचर का बनता है। इररिडीमेबल अगर डिबेंचर्स हैं तो वो ऐसे डिबेंचर्स होंगे कंपनी अपनी लाइफ टाइम पीरियड के बाद लाइफ टाइम पीरियड तक इनको पे नहीं करेगी। आफ्टर दैट जब कंपनी खत्म हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, तब इनको पे किया जाएगा, जिनके पास इररिडीमेबल
डिबेंचर्स होंगे। तो दीज आर द सेकंड टाइप ऑफ डिबेंचर। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड पे है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इससे पैसा जनरेट करते हैं। किस तरह से? अब रिटेन्ड अर्निंग का मतलब तो ये होता है कि जो पैसा कंपनी ने अर्न किया, जो प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से डिविडेंड डिवाइड करने के बाद कुछ रेशो जो है वो बचा के रख लेती है, सो दैट के इन फ्यूचर कुछ ना कुछ उसमें से एसेट्स परचेज करे, कोई नया प्लांट लगा ले, कोई भी काम वो करने के लिए, उसको रिटेन्ड अर्निंग हम बोलते हैं। तो दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हम इस तरह से भी पैसा जो है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए जमा कर सकते हैं। सो द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स बट इज रिटेन्ड एंड यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। उसको हम बिजनेस के लिए यूटिलाइज करते हैं, उस प्रॉफिट को जो हमने सेव करके रखा होता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। दैट इज द थर्ड सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देन फिर है हमारे पास टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए 1 से 10 साल के लिए जो है वो बैंक से लोन ले लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम जब लोन लेते हैं तो उसको हम टर्म लोन भी बोलते हैं। टर्म लोन इज अ मॉनिटरी लोन, एक पैसों की सूरत में हमें मिलता है, रीपेड इन रेगुलर पेमेंट्स। ठीक है, उसको हम रेगुलर पेमेंट्स में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए मिलता है। ये इसकी जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, पहली बात तो ये। फिर ये फिक्स्ड रेट पे भी मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और फ्लोटिंग रेटिंग रेट भी होता है। ठीक है, या तो हम इसको फिक्स्ड रेट पे ले सकते हैं या फिर फ्लोटिंग रेटिंग रेट पे जो भी करंट सिनेरियो में चल रहा होता है रेट, उस पे भी इसको जो है वो टर्म लोन को लिया जा सकता है। इट विल बी डिसाइडेड बिफोर टेकिंग द टर्म लोन। ठीक है, जो भी जिस भी तरह से हम लेना होगा। ये 1 से 10 साल के लिए होता है। इसको मैक्सिमम हम अगर जाएँ तो एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर द 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, मेड बाय बैंक्स, इसको बैंक्स इशू करते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो टर्म लोन देते हैं, और ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होगा और या फिर फ्लोटिंग रेटिंग रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको ले सकते हैं। दैट इज द फोर्थ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब हमारे पास है फिफ्थ सोर्स, दैट इज द डिफर्ड क्रेडिट। डिफर्ड क्रेडिट हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज में भी पढ़ा था डिफर्ड इनकम के नाम से। डिफर्ड क्रेडिट हमारे पास क्या है कि दैट इज द डिफर्ड का मतलब ये हमारे पास एडवांस इनकम होती है, जो हम एडवांस में हम बड़े जो हमारी एक तो डिमांड बहुत है प्रोडक्ट्स की, फिर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको लिए पहले से ही हमें एडवांस लेना पड़ता है, तो हमारे पास काफ़ी अमाउंट एडवांस की आ जाती है डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। तो वो भी हमारा एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है जिससे हम कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, कोई एसेट बाय कर सकते हैं। तो एडवांस मनी होती है, लेकिन बट एक बात यहाँ पे बड़े गौर से आप सुन लें कि ये जो है ना, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाती है। ये रेवेन्यू तो होती है लेकिन अनअर्न्ड होती है, जो भी आपने कमाई नहीं है। हो सकता है आपकी कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, तो आपकी तो वो इनकम नहीं बनी ना, तो वो अनअर्न्ड रेवेन्यू है। इसीलिए हम इसको लायबिलिटी में बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दिस इज नॉट रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू नहीं होता, बट हम इसको रेवेन्यू सपोज करते हैं। रिपोर्टेड एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर एज अ लायबिलिटी रिपोर्ट किया जाता है इसको। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स, नॉन करंट आइटम्स के अंदर जो है वो इसको हम लिखते हैं नॉन कैश आइटम्स के अंदर। फिर ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया डिफर्ड क्रेडिट। इट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब ये इन सोर्सेज से हम जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ये तो थे कुछ सोर्सेज। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज इशू टू रेज द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कौन सी सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं जो लंबे टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन लेने के लिए यूज की जाती हैं? द फर्स्ट वन इज द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर स्टार्टअप बिजनेस देता है, आपको पैसे देता है, वो इन्वेस्टर दे सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, वो आपको स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस देते हैं टू ग्रो एंड पोटेंशियल फॉर द बिजनेस। तो उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं, जो भी स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए लेकर आया जाता है प्रॉफिट। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो हमने शेयर्स के अंदर पढ़ा, कंपनी पहली दफा सिक्योरिटीज को इशू करती हैं तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड द सेकेंडरी मार्केट, इसके साथ ही हमारे पास जो है वो पैसे आते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में भी जो काम होता है उसके साथ ही हमारे पास जो है वो पैसा आ रहा होता है। तो दोनों सेम ही हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है और यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। फिर हमारे पास एक राइट इशू है। राइट इशू का मतलब होता है जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को ही आप उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, जितनी उनकी रेशो बनती है, पिछले जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको न्यू शेयर्स की जो ऑफर करें कि भाई आपका ये राइट बनता है, अगर आप शेयर्स नए स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लें। इससे एक तो कॉस्ट कम आती है, झंझट में नहीं पड़ना पड़ता, तो बहुत सारे मसाइल से जो है वो जान छूट जाती है।
एंड द नेक्स्ट वन इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। आप प्राइवेटली इन्वेस्टर्स को पकड़ते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको ही वो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं, वो आपके कनेक्शन में होते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि जब भी आपने इनिशियल पब्लिक सिक्योरिटी इशू करनी है तो आपने हमसे रब्ता करना है, तो प्राइवेटली आप उनको इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट कर देते हैं। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड द सिक्योरिटी इशू टू रेज द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस किया है। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये 13th लेक्चर है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।